Hello students, I'm Sumit Chetija, your physics faculty from Motion Foundation Division and once again आज हम लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ वापस आए हैं आपके सामने। तो लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से पहले रिवाइज कर लेते हैं पीछे हमने क्या पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जब रेस्ट पे था चार्ज, जब मूवमेंट में था तब करंट चला तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आया तो डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। पैरेलल के अंदर हमने रेजिस्टर्स को लगा के देखा एंड देन फिर हमने सीरीज में भी लगा के देखा। कैलकुलेटिव पार्ट आपको आ गया होगा, नहीं आता है तो वापस कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और लास्ट पॉइंट जो आने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर जो चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की पावर की बेसिकली मेरा क्या है, एक पावर है जो एसोसिएटेड है मेरे इलेक्ट्रिसिटी से। अब द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, कि एक ऐसी चीज है जहां पे मेरी वर्क हो रही है। हमने ये 9th में ही पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वर्क हो रहा है, या तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, या तो प्रोड्यूस हो रही है या तो कंज्यूम हो रही है। लाइट जैसे बल्ब है, बल्ब को अगर मैं सर्किट में लगाता हूँ तो कुछ एनर्जी यूज कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है और लाइट एनर्जी मेरे को प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करेगा या जो वो एनर्जी मुझे देगा या जो वो वर्क डन करेगा इन ए स्पेसिफिक यूनिट टाइम। मेनली सिर्फ इसी से डिपेंड नहीं करेगा कि कितना काम कर रहा है, क्या एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में कर रहा है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पर यूनिट टाइम, अगर मैं कह दूं कि अगर एक बच्चा है जिसका नाम ए है और एक बच्चा है जिसका नाम बी है, अगर ए 500 जूल्स ऑफ वर्क कर रहा है और बी है वो 400 जूल्स ऑफ वर्क कर रहा है, तो इनमें से आप क्या बताओगे? सिर्फ एनर्जी बता सकते हो, पावर है, शक्ति है, ताकत है, तो वो बता सकते हो इसकी शक्ति ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी ताकत ए की ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। ये नहीं बता सकते वर्क किसने ज्यादा कर दिया या पावर किसकी ज्यादा है। पावर तब पता चलेगी अगर मैं कह दूं ये 20 सेकेंड्स में इतना काम करता है एज कम्पेयर टू ये 5 सेकेंड्स में इतना काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कैलकुलेट करोगे तो बी जो बच्चा है, बी जिसका नाम है, अगर इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं टोटल को, तब जाके इसके कंपैरिजन में जाएगा, टाइम के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली बी वुड बी ग्रेटर देन पावर ऑफ बी वुड बी ग्रेटर देन पावर ऑफ ए। सिंपल सी बात है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड से हमें पता नहीं चलता कि किसकी पावर ज्यादा है। यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि जब मैं एनर्जी कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड या वर्क डन को मैं टाइम से कंपेयर करूंगा, एक यूनिट टाइम से कंपेयर करूंगा, और यूनिट टाइम हमारा क्या होता है यहाँ पे सेकेंड्स के अंदर हम मेजर करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो आता है बच्चों हमारा वर्क डन अपॉन टाइम, एंड सेकेंडली जो फॉर्मूला आने वाला है दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम। ये कंज्यूम्ड भी हो सकती है एनर्जी और प्रोड्यूस भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक फैन है, पावर अलग अलग होती है। घर में 2 फैंस है, मान के चलो एक को मैंने 1 नंबर पे चला रखा है, अभी सर्दी का टाइम आने वाला है तो इसको मैंने 1 नंबर पे चला रखा है, लेकिन मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है दूसरे नंबर में, दूसरे कमरे में, और दूसरा बहुत तेज चला रखा है मैंने। तो पावर का डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ रहा होगा। एक फैन है जो थोड़ा स्लो चल रहा है, एक फैन है जो थोड़ा तेज चल रहा है, दोनों के पावर में डिफरेंस है। दोनों को कुछ या तो एनर्जी में प्रोड्यूस दे रहा हूँ, कंज्यूम करवा रहा हूँ, तभी तो वो कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। मुझे विंड एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं दोनों के दोनों, उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी फीड कर रहा हूँ। लॉजिकली ऐसे ही डिफरेंशिएट करते करते अगर हम आगे आए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का एक ऐसा यूनिट भी होगा। अब मेन एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट अगर पीछे वाले फॉर्मूले से देखें तो वर्क डन क्या था? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का क्या होता है? जूल अपॉन सेकंड। तो यही बताया है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। या तो मैं एनर्जी अपॉन टाइम भी तो लिख सकता हूँ, ई अपॉन टी भी तो मैंने बताया था, दोनों का सेम होता है, एनर्जी इन वर्क डन का जूल ही रहता है। तो एनर्जी का है जूल एंड द टाइम इज सेकंड। तो फर्स्ट जो आएगी मेरे पास यूनिट बनके दैट वुड बी जूल पर सेकंड, जूल सेकंड माइनस 1, ये मेरी यूनिट बन जाएगी। लेकिन इस चीज को डेवलप किया था
एक फेमस साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जेम्स वॉट। अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करोगे तो उन्होंने स्टीम इंजन्स या हीट इंजन्स को भी डेवलप किया था। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन रेलवे के अंदर स्टीम इंजन्स। इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा फेमस है ना, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में हमारे पास। और भाग मिल्खा भाग में अगर आपने देखी हो मूवी, तो उसके अंदर जो कोयला चुराते हैं, तो कोयला क्योंकि फीड किया जाता है, आज के टाइम पे हम थर्मल जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वहाँ, वो भी हमारे स्टीम इंजन की तरह ही है। थर्मल के अंदर हम हीट कोल फीड करते हैं, उसको हीट करते हैं ताकि वाटर को बॉईल करे और वो स्टीम से हम कुछ और इलेक्ट्रिसिटी या कुछ एनर्जी जनरेट कर पाए। तो उनके नाम पे, सर जेम्स वॉट के नाम पे हमने ये एनर्जी को नाम दिया जिसका नाम था वॉट, और कैपिटल W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे आए, डिफाइन वन वॉट। डिफाइन वन वॉट, वन वॉट क्या होता है? पहले जब मैंने कहा था कि वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर के हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि जब 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन 1 सेकेंड, 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम या प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकेंड के अंदर, तो मैं उस चीज को कह सकता हूं क्या? मेरा पावर। और पावर का यूनिट क्या बताया मैंने? W, वॉट। तो when 1 joule of work is done or 1 joule of energy is consumed in 1 second, power is said to be 1 watt. अब watt क्या है? watt, तो ये watt अलग है, WHAT वाला नहीं है, WATT वाला है। सर जेम्स वॉट के नाम पे हमने रखा गया है, वापस बताता हूँ। वैसे ये नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर ये चीज हमें अगर ध्यान रहे, हम साइंस फील्ड से हैं तो हमें अच्छे नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है दैट इज डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक पावर। मेनली इलेक्ट्रिक पावर का पहला फॉर्मूला जो हमने निकाला था तो वो था वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। सेकेंडली जो निकाला था दैट वाज एनर्जी अपॉन टाइम। पर ये फॉर्मूला नहीं है, अगर ये चीज मुझे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है तो मैं इससे पावर की वैल्यू निकाल सकता हूं, पर अगर कुछ और गिवन नहीं है तो फॉर्मूला कैसे निकालूंगा? तो पहला फॉर्मूला आएगा दैट इज P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब ये आया कैसे सर? आप बता तो रहे आया कैसे, तो आया कैसे वो भी जानते हैं, डिराइव करते हैं। बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा पहला फॉर्मूला जो था यहां से हम चेक कर रहे हैं P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। तो यहां से पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम आ गया। वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है? वर्क डन लॉजिकली मेरा क्या था? तो अगर मैं पीछे जाके देखूं तो वोल्ट वाज वर्क डन अपॉन टाइम, ये चीज पता थी मेरे को। तो यहां से अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला निकालूं, दिस इज वर्क डन, है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन चार्ज, दिस वाज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज यहां पे आ गया। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं वर्क डन का तो इट वुड बी इक्वल्स टू V Q बाय T। और एक चीज और दिख रही है मुझे यहाँ पे, ये वाली चीज दिख रही है क्या? ये I का फॉर्मूला होता है। I मतलब यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं कि I was equals to चार्ज अपॉन टाइम, 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। तो इस चीज को लिख सकता हूं V इंटू आई। क्या ये फॉर्मूला आ गया, डिराइव हो गया? तो ये चीज तो समझ में आई कि P इज इक्वल्स टू V इंटू आई कैसे होता है? वोल्ट इंटू करंट या पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। जब वोल्टेज इज कांस्टेंट इन पैरेलल, मतलब अगर हम पैरेलल में इस चीज को अगर ढूंढने की कोशिश करें, किस चीज को? इलेक्ट्रिक पावर को ढूंढने की कोशिश करें, वोल्टेज जब कांस्टेंट रखा गया, ध्यान है पैरेलल के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सीरीज कनेक्शंस के अंदर हमारा करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है हमारा? वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही डिराइव करने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ पे P इज इक्वल्स टू V इंटू आई मेरे को पता चल गया है। और यहाँ पे अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो I का फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ अगर मैं निकालना चाहूं तो इट इज V बाय R। ये होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ कि ना। तो आवाज आ गई है, होता है। तो V इंटू V बाय R, तो इस चीज को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो ये चीज मेरी आ गई। नेक्स्टली अगर मैं कनेक्शन बनाऊं सीरीज का और सीरीज के अंदर मैं ढूंढने की कोशिश करूं पावर, तो वापस यही चीज हो जाएगी P इज इक्वल्स टू V इंटू आई।
जब हमारा करंट कांस्टेंट है बच्चों, करंट कांस्टेंट है V, अगर मैं ओम्स लॉ से निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है क्या बच्चों? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। V इज इक्वल्स टू आई आर की वजह से मैं आई आर इंटू आई लिखूंगा और इसका फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा आई स्क्वायर इंटू आर, जब मेरा कनेक्शन सीरीज में है और मैं वहां पे करंट कांस्टेंट होता है, और उसके लिए जब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं ये। और ध्यान दो, जब मैंने सेकंड फॉर्मूला निकाला दैट इज जब पैरेलल में थे, वो था पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये पावर रेटिंग करने के भी काम आता है। देखा, रेटिंग नाम की चीज, स्टार्स में हमारी रेटिंग लगी होती है आजकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर, जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, हमारे एसीज होते हैं, उनमें स्टार रेटिंग्स लगी होती हैं अकॉर्डिंग टू कितना वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने वाला है हमारे घर के अंदर। तो ये चीज़ हमारी पावर रेटिंग करने में भी हेल्प होती है। वैसे इसका कोई लेना देना है नहीं अभी, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा फर्ज था, आपको पता रहना चाहिए और अच्छी बात है। आगे बढ़े, अगर ये तीनों फॉर्मूला समझ में आ गए हैं तो फटाफट से एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। व्हाट विल बी द पावर ऑफ अ बल्ब? तो पहली शब्द से ही मुझे समझ में आता है कि मुझे पावर निकालने का है। इफ इट कंज्यूम्स दिस मच जूल्स, जूल्स का मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बच्चों, वो वहां पे 3.6 इंटू 10⁻⁷ जूल्स वो कंज्यूम कर रहा है ऑफ एनर्जी इन 2 आवर्स। टी मेरे को दे रखा है बच्चों 2 आवर्स। अब मुझे इसके अंदर एक छोटी सी चीज पता है डिफिकल्टी देने वाली है। डिफिकल्टी इन द सेंस मुझे अच्छी नहीं लग रही, जो कि है टाइम। टाइम का मतलब था यूनिट। अब यूनिट मेजर करने के लिए वैसे तो हम क्या करते हैं, टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो 2 आवर्स और हर एक आवर के अंदर 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स होते हैं। तो मैं डायरेक्ट 3600 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 7200 सेकेंड्स आने वाले हैं यहाँ पे। तो E और T का डेफिनेशन मुझे पता चल चुका है। पावर क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम, दैट इज यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻⁷ होल अपॉन में टाइम आ जाएगा 7200। तो इसको सॉल्व कर लो, एक डेसिमल उड़ा दिया तो नीचे आता है 10 और 36 1 जा 36 2 जा 1 2 3, अगर यहाँ से जाता है तो ये आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴, नहीं तो 5 इंटू 10⁻, तो ये आएगी वॉट, WATT। तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, इजी पीजी सा था। स्टार्टिंग से बताया गया है क्या फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करना है, और अब आप तो एक्सपर्ट हो ही चुके होंगे मेरे साथ काम करते करते। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए लाता हूँ और उसको भी सॉल्व करके बात करते हैं। एक बल्ब है 60 वॉट का और एक ट्यूबलाइट है 40 वॉट की। जब भी दो अप्लायंसेज एक साथ लगे हुए होते हैं तो उनकी पावर, टोटल पावर को कंबाइन किया जाता है। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल पावर बच्चों। टोटल पावर, टोटल पावर निकलेगी तो फर्स्ट वन इज 40, सॉरी फर्स्ट वन वाज 60 एंड सेकंड वन वाज 40, तो यह आएगा 100 वॉट। मेरा टोटल पावर आ गया है। इज यूज फॉर 10 डेज, टाइम वाज गिवन टू मी वाज लाइक 10 डेज। तो 10 डेज क्या क्या मतलब है? पूरे दिन चली है वो ट्यूबलाइट और बल्ब, जो भी चीज है। तो यहाँ पे मेरे को पता है 10, हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 3600 सेकेंड्स। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सॉल्व करना प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों नहीं प्रेफर करता हूँ? क्योंकि आगे जाने के बाद इस चीज को क्या है, अपन इजीली कट कर पाते हैं। 0 से 0 इजीली कट हो जाते हैं, टेबल ज्यादा नहीं बोलनी पड़ती। और अगर इन दी एंड भी अगर वो सॉल्व नहीं होता तो बेसिक मैथमेटिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, वो चीज आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है मुझे क्या निकालो, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम। तो पावर वाज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम एंड एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा फॉर द एनर्जी। अगर पावर मुझे दे रखी है बच्चों 100 इंटू 240 इंटू 3600, तो देखो 00 तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। 24000 इंटू 3600, तो इतना जूल आना चाहिए। तो बहुत बड़ा हो गया ये तो अगर लॉजिकली इस चीज को सॉल्व किया जाए और प्रॉपरली आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो ये आएगा 864
00 एंड देन 000 जूल। तो ये कुछ करोड़ों में वैल्यू तो नहीं आ गई, 1 टाइम्स 100,000 1 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ 64 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी मैंने कंज्यूम कर दी। अगर ये बिल मेरे घर पे मेरे पापा ने देखा तो बहुत मार पड़ने वाली कि बेटा इतनी एनर्जी यूज कर ली है, तो बिल तो बहुत जोरदार आने वाला है। लेकिन इतनी एनर्जी का बिल कभी भी हम प्रोड्यूस जो करते हैं, तो हमारे घर में जो बिल आता है लॉजिकली वो आता है किलोवाट आवर्स में या यूनिट्स में। अलग अलग स्टेट से हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट में रहने वाले हैं। तो दिल्ली में तो जैसे फ्री कर दी है कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हमारे KEDL सपोर्ट करता है कोटा में, और अलग अलग सिटीज़ अलग अलग हमारे स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो वैसे ही जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर मैं इतना बड़ा यूनिट पापा को बता देता तो बहुत डांट पड़ती, लेकिन जो मेरा घर है उसके अंदर क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कि घर है, घर के बाहर एक खंभा था, उसमें से एक तार निकली हुई थी। ऐसे नहीं, मैं आंकड़ा डाल के नहीं पढ़ाई करता हूँ, मेरे घर में चोरी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। प्रॉपरली हमारा ऐसा मीटर लगा हुआ है और उसके अंदर से 2 वायर्स अंदर जाती हैं और 2 वायर बाहर आती हैं। तो जो घर के अंदर जाती हैं पैरेलल कनेक्शन या फ्यूज या MCB बोर्ड के अंदर, तो उसको जो मैं मेजर करता हूँ उसे कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड किलोवाट KWH स्टैंड फॉर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर बहुत बड़ा, क्योंकि वो बड़ी सी चीज थी। मैं उस चीज को मेजर करने के लिए, अब जैसे ये पेन है, इसको मेजर करना है तो मैं एक स्केल का यूज करूंगा, सेंटीमीटर और इंच स्केल। इस रूम को मेजर करना है या कहीं पे मेरे को एक रूम मेजर करना है तो उसे फुट में मेजर कर दूंगा। अगर यहाँ से दिल्ली का, कोटा से दिल्ली का मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर्स में मेजर करूंगा। लेकिन अगर मैं वही सेंटीमीटर्स में मेजर करने लग गया तो बहुत ऑकवर्ड सा हो जाएगा, मेजरमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी, यूनिट्स बहुत बड़ी हो जाएंगी, जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और देन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो उसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी या कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हमने यहाँ पे यूज करा और उस चीज को कहते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है, 1 किलोवाट आवर ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट। घर पे जो आ रहा है या तो KWH में, या तो नहीं देखा हो तो घर जाना, बिल खोलना, पापा इस महीने का बिजली का बिल दो लास्ट मंथ का, एंड देन चेक करना वहाँ किलोवाट आवर है या 1 यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। और 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर होता कितना बड़ा है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल्स के बराबर होता है। अब पीछे वाली यूनिट अगर मैं उसको 36 लाख से डिवाइड करूं और किलोवाट आवर में आंसर निकाल दूं तो क्या छोटा सा हो जाएगा। चलो वो भी करके दिखाएंगे, पर पहले जान लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर 36 लाख जूल्स होता कैसे है। सर करके तो दिखाओ, आपने लिख तो दिया पर शो दैट, करके भी दिखाओ डिफाइन, क्योंकि हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे बिना प्रूफ के कोई भी चीज नहीं होने वाली है। तो ये तो डन है। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलो का मतलब होता है 1000 वॉट एंड आर। आर का जब मैं कन्वर्जन करूंगा 1000 वॉट पर सेकेंड का हो रहा है, ठीक है कन्वर्जन, और आर को अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो इट वुड बी 3600 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3600, ये पर सेकेंड में हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन या वॉट पर सेकेंड अगर अपन इस चीज को करते हैं तो वहां पे आ जाएगा 36 लाख जूल्स, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी सा कैलकुलेशन था, वैसे न्यूमेरिकल पार्ट आता नहीं है, पर मेरा धर्म था, मेरा कर्म था मुझे समझाना आपको, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसी चीज के ऊपर, और फिर नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स, तो उस चीज के साथ हम चैप्टर को एंड करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करने वाला हूं, जो चीज आपको सॉल्व करके फटाफट देनी है मुझे। तो यहां जानते हैं एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स, वॉट्स है मतलब पावर दे दी है क्या बच्चों मुझे, 400 वॉट्स, ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे, यहाँ पे 8 आवर्स अ डे चल रहा है और चल रहा है 30 डेज, फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज के लिए वो चल रहा है। और इसकी रेट दे रखी है बच्चों मेरे को, क्या कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे ₹3 पर किलोवाट आवर, देखा किलोवाट आवर का यूज हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, भैया एनर्जी निकाल दो मेरे लिए, तो
तो ये छोटा सा पार्ट है, फटाफट मैथमेटिकल है, 10 सेकंड देता हूँ, आप सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, सॉल्व ही करके दिखाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी, पावर का फॉर्मूला था एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा बच्चों पावर इनटू टाइम। तो पावर है मेरे पास यहाँ पे 400, यहाँ पे 8 आवर्स अ डे दे रखा है, तो इस चीज को क्या कन्वर्ट नहीं करेंगे, 8 आवर्स को पहले तो कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, सेकेंड्स के अंदर। तो टाइम यहाँ पे देखो, पहली बात तो 8 आवर्स 30 डेज के लिए चल रहा है, 30 डेज के लिए चल रहा है, हर दिन 8 घंटे चल रहा है, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। मैंने यहीं पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है, आप पहले वहां कन्वर्ट करना देन यहाँ पे लिखना, तो इजी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद तो अगर इसको सॉल्व करें तो 4 3 12 और यहाँ पे 8 8 18 24, इसको 400 इंटू 240 इंटू 3600 और एनर्जी में जूल लगा दिया। लेकिन क्या मुझे जूल में आंसर चाहिए, उसने कहा पर किलोवाट आवर, तो इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो। लॉजिकली मैं इतना बड़ा नाम बोलूंगा तो मुझे पड़ेगी मार, क्योंकि अगर वापस से समझाता हूँ, मैं 2 घंटे की पिक्चर देखने गया, मैं मम्मी को बोल सकता हूँ मम्मी 2 घंटे बाद घर आऊंगा, लेकिन 2 घंटे बोलने की जगह मैंने बोला मम्मी 7200 सेकेंड्स के बाद आऊंगा। या देख लेना, दिन के हिसाब से कैलकुलेट करूं और साल के हिसाब से कैलकुलेट करूं और वो बड़ा बड़ा मम्मी को बना बना के दिखाऊं, तो बहुत फ्लाइंग चप्पल कमिंग एट द स्पीड ऑफ, वो स्पीड आप डिनोट कर लेना जब तक आप इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोवाट आवर में। तो 400 इंटू 240 इंटू 3600 होल अपॉन किससे डिवाइड करने वाले थे बच्चों, 3600 और 000, 36 लाख के हिसाब से, तो एक किलोवाट आवर हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 जीरो से वापस 2 जीरो गया, 36 से 36 उड़ गया। तो इस चीज को करो, वो 4 जा 16, 16 4 2 जा 8, 96 किलोवाट आवर। अब सोचो मैं इतना बड़ा लिखता, लाखों करोड़ों में यूनिट निकालता, इससे अच्छा कि 96 किलोवाट आवर, और इतनी बड़ी यूनिट मेरे पापा देख के जो मुझे डांट पड़ने वाली थी, अब वो देखेंगे 96 किलोवाट आना है, 96 इज अ स्मॉल नंबर लेस देन 100। तो और अब भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पे हमें क्या कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट किस पे निकलेगी, ये कॉस्ट है हमारी 1 किलोवाट आवर की, कॉस्ट है 1 किलोवाट आवर की, मुझे ₹3 दे रखी है, मुझे निकालनी है 96 किलोवाट आवर की। तो मैं क्या करूंगा, 3 रुपीज को 96 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 जा 18, 9 27 288 रुपीज। ये मेरा टोटल फाइनल आंसर है। यहाँ पे आंसर मत सोच लेना, ये आगे भी है थोड़ा सा। तो इस चीज को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है दैट इज ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स क्या है, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, हो सकता है एमसीक्यू पार्ट में आ जाए, इसीलिए मैंने ये पार्ट को रखा है आपके इस लेक्चर के बीच में। वैसे थोड़ा सा पार्ट लेता है आपका। अगर सीरीज के अंदर लूँ, हर बल्ब जो है मेरा 50 वॉट का है, ये भी 50 वॉट का है और ये भी 50 वॉट का है। तो देखो करंट को अगर मैं यहाँ से चलाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहाँ से चलाऊं, तो देखो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स और कम हो गए, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स से चार्जेस कम हो गए, कह सकते हैं चार्जेस कम हो गए, और मेरा करंट बरकरार रहा। तो जो मेरा हर एक का ब्राइटनेस, वी विल गेट इक्वल ब्राइटनेस इफ पावर ऑफ ईच बल्ब इज सेम। मैंने जब पुराना लेक्चर लिया था, मैंने कहा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 सेम रहता है तो हम R1 R2 R3 भी सेम मान सकते हैं। क्या R1 R2 R3 सेम है, रेजिस्टेंस ही तो है, पावर देखो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला था। इससे अगर कहूं तो P इज प्रोपोर्शनल टू R, तो पावर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिनोट करती है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपर्ली इक्वली डिवाइड होने वाली है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3, और यहाँ पे I तो कांस्टेंट रहता ही है। अगर R1 R2 R3 कांस्टेंट है तो V1 V2 V3 जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, और पोटेंशियल ड्रॉप्स कांस्टेंट रहते हैं तो हमारे जो बल्ब हैं उनकी ब्राइटनेस इक्वल रहने वाली है। सिमिलरली अगर मैं यही कनेक्शन ऐसे के ऐसी ही
इक्वली रेजिस्टेंट या 50 वॉट के पावर वाले 3 बल्ब्स हैं, उनको मैं लगाऊं पैरेलल में। तो चलो ये रहा मेरा चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैंने इसको डिवाइड किया तो I डिवाइड होता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। वापस इकट्ठा हो गया, चार्ज मेरे पास वापस आ गया, करंट पूरा का पूरा वापस आ जाता है। पैरेलल के अंदर क्या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज V कांस्टेंट रहता है क्या? पीछे वाले में तो I कांस्टेंट था, इसमें V कांस्टेंट है क्या? तो V कांस्टेंट है, तो यहाँ पे V कांस्टेंट होने की वजह से R1, R2, R3 वापस कांस्टेंट हो जाएंगे या इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ब्राइटनेस, वी विल गेट इक्वल ब्राइटनेस इफ पावर ऑफ ईच बल्ब इज सेम। तो पैरेलल और सीरीज के अंदर बच्चों ये तो समझ में आ गया है अपने को कि यहाँ पे अगर पैरेलल में रखूं या सीरीज में रखूं और इक्वल वोल्ट या इक्वल पावर के या इक्वल रेजिस्टेंस के अगर मैं बल्ब्स रखता हूं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखता हूं तो इक्वल ब्राइटनेस या इक्वल वर्क डन मिलने वाला है मेरे को सारे के सारे इक्विपमेंट से। लेकिन अगर मैं यही ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स निकालूं सीरीज के अंदर, जहां पे क्या है मेरे को अलग अलग चीजें दे रखी हैं, अलग अलग पावर दे रखी है, इसकी 25 वॉट, इसकी 50 वॉट, इसकी 100 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग वॉट के मुझे बल्ब दे रखे हैं और उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो किसकी रोशनी कितनी ज्यादा हो, किसकी ब्राइटनेस, रोशनी नहीं ब्राइटनेस, गलत मत समझना, तो किसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा होगी, किसकी ब्राइटनेस कम होगी। लॉजिकली जब मैंने कहा था पावर रेटिंग के बारे में आपको समझाया था, तो यहाँ पे वो छोटा सा टॉपिक जो है जो समझाया गया था वो यहाँ पे यूज आता है समझने के, एमसीक्यू में अप्लाई करना कि अगर मेरा जो फॉर्मूला था पावर रेटिंग वाला वो था P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो अगर मैं इससे निकालूं तो P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि पावर जहां ज्यादा वहां रेजिस्टेंस कम। क्या पावर यहां ज्यादा है तो यहाँ रेजिस्टेंस मिनिमम, आर मिनिमम हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पावर कम है तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ये तो तब लग सकता है पैरेलल में, पीछे जाके देखोगे तो पैरेलल में लगेगा। सीरीज में कौन सा फॉर्मूला था बच्चों, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला था। और इससे अगर डिनोट करते हैं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये तो ये आता है कि पावर जहां ज्यादा वहां रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो मतलब रेजिस्टेंस जहां ज्यादा वहां पावर भी ज्यादा, और जहां रेजिस्टेंस कम तो वहां पावर भी कम। तो लॉजिकली ये तो ये चीज हुई। अब अगर पावर कम है पर यहाँ तो पावर ज्यादा है, तो जहां पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है या यहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ये हाई रहता है बच्चों। पोटेंशियल ड्रॉप हाई रहता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होने की वजह से जहां पे पावर सबसे ज्यादा है वहां पे हमारा आर मिनिमम है, और वहां पे पावर कम होने की वजह से रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। और जब पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो हाईली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से जब जिसकी पावर कम रहती है उसका वर्क डन ज्यादा होता है, वो ज्यादा ब्राइट दिखता है। ब्राइट बोलो या वर्क डन बोलो, दोनों के दोनों चीजें इसकी हाई होंगी एज कंपेयर टू, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। एंड सेकंड सिचुएशन अगर इसका उल्टा बोल दूं कि पावर ज्यादा रहेगी तो ब्राइटनेस या वर्क डन हमारा कम रहेगा बच्चों। सेकंड सिचुएशन ये सीरीज में था। लेकिन अगर इसी चीज को मैं पैरेलल में लेके जाने की कोशिश करूं, तो क्या होता है, बना के देखते हैं। पैरेलल का फटाफट डायग्राम आता है हमारे सामने, हम उसके अंदर भी 25 वॉट, 50 वॉट एंड 100 वॉट का था। तो हम इसको क्या करेंगे, फटाफट रन करके दिखाओ मुझे कि किस में कितना ब्राइटनेस आने के चांसेस हैं और किस में कितना आता है। यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ी बात क्या प्ले करती है सीरीज और पैरेलल के अंदर, सबसे बड़ी बात ये प्ले करती है कि वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप जो था या पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो मेरा इक्वल नहीं था, V1, V2, V3 अलग अलग था, क्योंकि वहां पे सीरीज में कनेक्शन था। जबकि यहाँ पे अगर मैं पावर रेटिंग वाला फॉर्मूला लगाता हूँ V स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ पे पावर हमारी जितनी ज्यादा होगी
उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और V तो हमारा कांस्टेंट चल ही रहा है। तो वहां पे जस्ट उल्टा हो रहा था। सीरीज में दिमाग में रखो कि पावर कम है तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वही देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले करंट वही सबसे पहले उसके पास पहुंचेगा, आगे उससे कट के ही आगे जाने वाला है। कुछ थोड़ा सा वो आगे भेजेगा, थोड़ा सा वो आगे भेजेगा, सबके पास आगे जाएगा। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, जबकि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट बढ़ रहा है और करंट इक्वली अप्रोक्सीमेटली इक्वली बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे ज्यादा जिसके पास पावर है, देखो पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ये लॉजिक वहां पे ही फॉलो कर रहा था। तो पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम है, और यहाँ पे पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर ये चीज फॉलो करूं तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिसमें कम है वही तो सबसे ज्यादा काम करके दिखाता है, वहीं पे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, वहीं पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जहाँ रेजिस्टेंस कम था वहां गया, तो सबसे ज्यादा चमक ये रहा है 100 वॉट वाला। जबकि हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पे हमारा ज्यादा वॉट वाला बल्ब लगा होता है वो ज्यादा रोशनी देता है, जबकि यहाँ पे कम वॉट वाला जो बल्ब है वो कम रोशनी देगा, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब दिमाग लगाओ, इतने सारे बल्ब की बातें हो गई हैं, तो हम घर में जो पुराने पापा तो नहीं, मतलब घर में जो पुराने लोग होते थे, या वहां पे पुराने, अगर आपके घर में अभी बल्ब यूज होता है, अब तो CFL LEDs का जमाना है, तो वहां यूज करते थे 0 वॉट का बल्ब। तो 0 वॉट का क्या मतलब है? पावर 0 है कि वो एनर्जी कंज्यूम या प्रोड्यूस 0 कर रहा है हर सेकंड में, मतलब उस चीज को मैं लाइफ लॉन्ग चला लूं तो मेरा बिल 0 आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब तो यही है। वो कभी भी करेक्ट नहीं है, उसका मतलब 5, 10 या 15 वॉट हुआ करता था। अभी वो आते नहीं आते मुझे पता नहीं, अगर आपको मिलते हैं तो उनको गौर से देखेंगे तो उन पे लिखा होता है 5, 10 या 15 वॉट, ठीक है। इवन जो एसीज होती हैं, जो एसी होते हैं जिन पे लिखा होता है 2 टन, 1.5 टन, तो 1.5 टन, इसका मतलब होता है 2 टन का मतलब अगर मैं ले लूं TONNES, तो इसका मतलब है 2000 वॉट पर सेकंड यूज कर रहा है, या 1.5 अगर ले रहा है तो इसका मतलब है 1500 वॉट पर सेकंड ये यूज कर रहा है वो। तो दिमाग में रखना, कभी भी ये मत सोचना 0 वॉट का बल्ब है घर के अंदर, मेरे तो इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब से तो बिल ही नहीं आना चाहिए, पूरे घर में मैं 0 वॉट के बल्ब लगा दूं तो बिल ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल जरूर आता है। और यहाँ पे हमको देखने का मिलता है हाई पावर बल्ब्स गिव्स मोर ब्राइटनेस, ये टॉपिक भी दी एंड। लेकिन अगर मैं एक बात और छेड़ना चाहता हूं, जिसका मतलब है अगर मैं सीरीज में 3 बल्ब लगाऊं सारे के सारे 50 वॉट के, और वही बल्ब लगाऊं पैरेलल के अंदर सारे के सारे 50 वॉट के, दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा बल्ब आपको ज्यादा ब्राइटनेस देने वाला है? दोनों में से कौन सा बल्ब है जो ज्यादा ब्राइटनेस देने वाला है? अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस था, V1 V2 V3 था, जबकि वहां पे मेरा V कांस्टेंट होता है, हमारा V कांस्टेंट होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे जो है सिर्फ करंट कांस्टेंट है। अब बताओ, अब भी ये सिचुएशन मैं आपको दे देता हूं। घर के अंदर जो बल्ब होते हैं, घर के अंदर पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, नॉर्मली बात है पैरेलल कनेक्शन होते हैं। पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से क्या बात है बच्चों कि हमारे घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर हम यूज करते हैं तो उसके पास उतना ही करंट जाता है, हर एक के पास सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होने के बाद भी। तो अगर हम देखेंगे तो ब्राइटनेस इन सीरीज विल बी लेस, यहाँ पे ब्राइटनेस कम होगी एज कंपेयर टू दिस। As in parallel, as the voltage is divided in series, voltage यहाँ पे डिवाइड हो जाता है V1, V2 और V3 की वजह से, डिविडेशन की वजह से हमारे सीरीज का रिजल्ट है वो लेस पावर के फॉर्म में आता है। सो मूव करते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक, दैट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब क्या है? किसी भी एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं जब उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस जब हम उसको एक लिमिट से करंट प्रोवाइड करते हैं तो देखो कैसे, पीछे यहाँ पे ये थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ये वायर है, तो जब मैंने इसको करंट प्रोवाइड करा की पूरी कंप्लीट करी तो यहाँ पे ये ग्लो करने लगा। ये ग्लो करने वाला जो सबसे पहली चीज है जो घर के अंदर दिखती है, पुराने बल्ब में दिखती थी, वो क्या होता था, उसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता था, ऐसा जैसे मेरा बल्ब ये है, तो उसमें ऐसी 2 कॉइल्स होती थी और इसमें ऐसा सा एक कॉइल लगा होता था, तो ये टंगस्टन का बना था। टंगस्टन क्या चीज है, बल्ब कैसे काम करता है, क्या चीज होती है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ बस एज एन एक्सपेरिमेंट। कोई ऐसा मेटल है
या मैं एक ऐसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है। वो ग्लो क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, तो इसकी वजह से वो ग्लो हो रहा है। लॉजिकली हमारा जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो कहता है सबसे पहले कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर कैरिंग करंट is proportional to the square of current flowing through the circuit when the electrical resistance and time of the current supply is constant। मतलब कुल मिला के जो हीट है जिससे जनरेट होने वाली है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये कह रहा है, मान लेते हैं, आगे कैसे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, ये किस चीज के प्रोपोर्शनल रख सकता है वो भी मैं जानता हूँ, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रखेगा। क्यों? मैंने बताया ना कि ग्लो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हो सकता है कि उतना अपोज करे करंट को, और उतना अपोज करने की वजह से वो उतना ग्लो हो जाए। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द वायर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन द करंट इन द सर्किट एंड द फ्लो ऑफ द करंट इज नॉट चेंज। अगर मैं करंट को चेंज नहीं कर रहा हूं, उतना ही कांस्टेंट रख रहा हूं जितना मैंने स्टार्टिंग से रखा था। लास्टली, करंट जो है, जो चार्जेस हैं, एक स्पेसिफिक टाइम तक चलते हैं। हमने पढ़ा था चार्ज अपॉन क्यू अपॉन टी। करंट का मतलब क्या था, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, या इस चीज को एन ई अपॉन टी भी लिख सकता हूँ बच्चों, कोई गलत बात नहीं है ना। तो किसी स्पेसिफिक टाइम तक, मान के चलो मैंने टाइम स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट करियो, 15 सेकेंड्स तक चलाया, तो 15 सेकेंड्स तक ये करंट गया, ये रेजिस्टेंस इसका था, आई वॉज द करंट एंड आर वॉज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि क्या है, थोड़ी देर के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर भी तवा जब गैस के ऊपर रखते हो तो हाथों हाथ तो उसके ऊपर सब्जी डाल नहीं देते ना, थोड़ा टाइम उसको लगता है ना वेट गर्म होने के लिए, तो वैसे ही इस वायर को भी टाइम लगेगा। The amount of heat produced because of the current flowing is proportional to the time of flow when the resistance and current flowing is kept constant. Time of flow when resistance and current flow are constant. तो ये थर्ड चीज पता चली। ये तो फर्स्ट चीज जो पता चली क्या थी वो हमारे पास जान लेते हैं। फर्स्ट चीज थी H is proportional to I square। सेकेंड जो मुझे पता चला था that was H is proportional to resistance। थर्ड चीज जो मुझे पता चली H इज प्रोपोर्शनल टू T। तो इससे जो रिजल्टेंट मेरा आना चाहिए वो देखो आता, देखो प्रोपोर्शनलिटी कैसे गायब हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ पे H इज इक्वल्स टू के आई स्क्वायर आर टी आता है, पर K इस चीज को भी नेग्लेक्ट किया जाता है ज्यादातर इस लेवल पे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है। अब डेराइव कैसे हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमको पता है कि आई स्क्वायर आर आता है, P का एक फॉर्मूला और होता है E बाय टी। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूँ और इक्वेशन 2 ले लूँ, तो एक कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू ई बाय टी। तो E इज इक्वल्स टू बच्चों आई स्क्वायर आर टी, यही तो आया। E यहाँ पे क्या है, E ये वो एनर्जी है, मैं कहता हूँ कि सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो यही तो हीट है। हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों, हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कुछ गलत कहने की बात नहीं। अगर सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है देन द फॉर्मूला इज डिराइव्ड एंड इट इज इजी। अब आगे क्या कहता है ये चीज भी हम जान लेते हैं। तो सिंपल कॉइल है ऐसी, वो थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाती है। तो जो सिंपल कॉइल थी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट रेजिस्टेंस एंड विदाउट टाइम, थोड़ी देर बाद अगर मैं उसको गर्म करना चाहूँ, थोड़ा सा करंट दूं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसके अंदर प्रोवाइडेड है, वो कुछ टाइम के साथ वो रन करता है। जूल्स लॉ का यही कहना है कि द स्क्वायर ऑफ करंट, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एंड द टाइम। ठीक है, ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर के अंदर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमने कॉइल को गर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो वहां पे उसका यूज तो होगा नहीं। तो बेफालतू बैठ के थोड़ी था, एक साइंटिस्ट फालतू बैठा था, उसने कुछ तो भी इन्वेंट कर लिया और बोल दिया किसी काम का नहीं है। क्यों करेगा वो ऐसी चीज इन्वेंट?
उसने कुछ चीज इन्वेंट करी तो किसी काम के लिए करी होगी। तो फर्स्ट चीज जो थी, इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया उसने। द इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ सिंपल स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ अ सील्ड ग्लास बल्ब। तो कभी भी आपने ग्लास बल्ब देखा होगा तो वो बल्ब जो होता है वो सील्ड होता है। ये जो ग्लास है, ये ग्लास के अंदर सील्ड है। जो वायर है जो मैंने आपको बताई थी टंगस्टन की है, तो ये ग्लास के अंदर सील्ड है। लॉजिकली उसको सील करने का क्या रीजन है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, वही बताएंगे। दैट हैज टंगस्टन फिलामेंट कनेक्टेड टू द टू इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, कि ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है, तो इनसे ये कनेक्टेड रहता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। टंगस्टन एक ऐसी चीज है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 या करीब करीब 3300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ये भी चीज हमने लिखी हुई है। टू प्रोवाइड विद व्हाइट लाइट द फिलामेंट हैज टू बी हीटेड टू अबाउट 3000 डिग्री बाय पासिंग करंट थ्रू इट। इसको 3000 डिग्रीज तक, अगर मैं यहाँ पे मैं बोलता कि मैं सिल्वर लगा देता हूँ, कुछ और लगा देता हूँ, तो वो सब चीजें भी हमारी क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करती हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए ग्लो भी दें, पर वो मेल्ट हो जाएंगी इस टेम्परेचर पे। इसके अलावा टंगस्टन की जगह हम निक्रोम वायर भी यूज करते हैं। निक्रोम वायर कहाँ यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट पहले इस चीज को, बल्ब को एंड करते हैं। आगे जाना है तो और इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा ना। टंगस्टन इज यूज फॉर द फिलामेंट बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा होने की वजह से इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला दिमाग में उठता है कि बल्ब तो आ गया, जल भी रहा है, बुझ भी रहा है करके, पर बल्ब के अंदर जो चीज थी, जो टंगस्टन फिलामेंट था, उसको मैं सील करके क्यों रख रहा हूं? व्हाई इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर फिल्ड विद इनर्ट और नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नियॉन एंड आर्गन, इसके अंदर क्यों रख रहा हूं? तो इसका आंसर सिंपल है बच्चों। अगर मैं बल्ब को, जैसे मैं उसके ऊपर ही कवरिंग तोड़ देता हूं, तो सिर्फ मेरे पास ये बचेगा, टंगस्टन फिलामेंट, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, जो भी नीचे से ऐसे कॉइल्स टाइप लगे रहते हैं उससे कनेक्ट करके। तो यहाँ पे क्या, टंगस्टन बाहर आ गया, ऑक्सीजन बाहर प्रेजेंट है, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कुछ सेकंड के लिए इस बल्ब को आप जला तो सकते हैं, घर में जलाना मत, यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएंगी ये चीजें, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज्यादा तेज जलेगा, एंड देन स्पार्क होके ये वायर टूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये टूट जाएगी और ये अलग हो जाएगी, तो कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि वहां पे वो टंगस्टन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर चुका है और मेटल ऑक्साइड बना चुका है। केमिस्ट्री पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे करंट का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से वहां पे वो पूरा का पूरा टूट जाएगा, और टूट गया तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, और हीटिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने बताया 3400 डिग्री सेल्सियस का इसका होता है। तो इट्स पैक्ड with inert gases because without them, without the covering or without them, it will form, it will react with oxygen and form metal oxide, oxygen and form metal oxide which will break in the end। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वो ब्रेक हो जाएगी। अब लास्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको जानते हैं। फ्यूज़ क्या होता है? आजकल हम देखते हैं कि फ्यूज़ तो वैसे हमारे पुराने घरों में देखने को मिलता है, छोटा सा ब्रिक ब्लॉक होता था, ये छोटे छोटे फ्यूजेस आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके का फ्यूज आपको पुराने घरों में देखने को मिलता था। हम इसके ऊपर क्या करते थे, ऐसी सी एक कॉपर वायर लगा देते थे। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी को रोकती, मतलब कंडक्टिविटी को चलने देती, एक लिमिट ऑफ करंट को घर के अंदर आने देती थी। तो फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। दैट डजंट अलाउ एक्सेसिव करंट टू फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक वायर। मेटालिक वायर इस केस में यहाँ पे ये देखो, ये है पतली सी वायर, यहाँ पे हम कॉपर वायर यूज करते हैं। ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द फ्यूज प्लग। लास्टली हमें इस तरीके का भी एमसीबी, आजकल हम एमसीबी बॉक्सेस यूज करते हैं, एमसीबी बॉक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डेवलप होते गए,
सबसे पहले तो पुराने घरों में होता था, जब भी इसका काम क्या होता है कि अगर घर के अंदर मेरे को 15 एम्पियर्स ऑफ करंट आना नॉर्मल है और वो 25 एम्पियर्स कहीं से आ गया तो ये जो वायर थी वो ब्रेक हो जाती थी। और आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं तो ये एमसीबी जो है ट्रिप कर जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है। फिर आप जाते हो एमसीबी बॉक्स खोलते हो, उसको ट्रिप अप करते हो तो वापस आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। और इन केसेस में क्या होता था कि ये वायर टूट जाती थी तो हम वापस से एक कॉपर वायर का टुकड़ा लेते थे और प्रॉपर्ली उसको वाइंड अप करते थे एंड देन वापस फ्यूज बॉक्स में लगा देते थे। ये मेनली अपने मीटर के आसपास ही पाया जाता है। अगर किसी का पुराना घर है और यहाँ पे कनेक्शन है तो अच्छी बात है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्यूज वायर का काम एप्लीकेशन कैसा है ये देखो, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ये देखो, जब एक्सेसिव होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जब एक्सेस में वहां पे करंट प्रेजेंट है तो वो जल के दो टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से क्या है, हमारा एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर के अंदर या वहां पे अप्लायंस पे नहीं आ पाया, जिसकी वजह से लोड नहीं आया। नहीं तो क्या होता, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं घर के अंदर वो खराब हो जाते। A fuse is connected in series, मेनली इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद इन appliances such as TV और a group of appliances such as lights and fans in a room। घर के पुराने लोगों के घर में या पुराने स्विच बोर्ड्स अगर किसी के घर में हो तो वहाँ पे छोटा सा रेड कलर का बल्ब होता था स्विच के बटन्स के पास में ही। तो वो जब जब कर मतलब कम ज़्यादा ब्राइटनेस का ट्विंकल कर सकता था, ट्विंकल करता रहता था। तो वो भी एक फ्यूज छोटा फ्यूज ही था, क्योंकि वो लाइट्स और फैंस को कंट्रोल कर रहा था। मतलब लाइट्स और फैंस को नहीं, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर वहां पे आती है तो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट्स और फैंस पे इफेक्ट ना आए। सो द करंट थ्रू द फ्यूज इज सेम एज द करंट थ्रू द अप्लायंस और द ग्रुप ऑफ अप्लायंस। तो वो सेम रहता है, करंट जो अप्लायंस से जा रहा है वही का वही उधर से जाएगा। अगर गौर से इस एनिमेशन को देखोगे बच्चों तो यहाँ पे देखो, जैसे ही दूसरा टर्मिनल कनेक्ट हुआ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट था, तो ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकेज हो गई इस वायर के अंदर। ठीक है, समझ में आया। If the current exceeds the safe value, the heat produced in the fuse wire causes it to melt immediately। excess amount of current की वजह से क्या होता है कि वो हीट हो जाता है और फ्यूज जो वायर है वो टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है फटाफट। दिस ब्रेक ऑफ सर्किट प्रिवेंटिंग द डैमेज, कि कोई भी डैमेज हमारे अप्लायंसेस को होने से बच जाता है। सेकेंडली, जो लास्ट चीज है हम पढ़ते आ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो भी है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, जो कि मैं सेकंड वाली बताई थी, जो कि है निक्रोम। निक्रोम क्या है, निकल प्लस क्रोमियम। ठीक है, निकल प्लस क्रोम, इस चीज को यूटिलाइज करके हम बनाते हैं। और ये हमारे कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, सबसे पहले यूटिलाइज होता है ये इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर। ये देखो ऐसा, ये हीटर कॉइल जो दिखा रखी है ना यहाँ पे, ये हमारी निक्रोम मेटल की ही बनी हुई है बच्चों। लॉजिकली हम इस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर आयरनिंग द क्लोथ्स एंड फॉर ड्राइंग द सर्फेसेस, या प्रॉपर क्रीज लाने के लिए। सेकेंडली हम इस चीज को यूटिलाइज करते हैं बच्चों कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल केटल के अंदर। छोटी छोटी रॉड्स होती हैं इलेक्ट्रिकल केटल, स्टूडेंट लाइफ सबने जी, अगर आप हॉस्टलर्स हैं तो आपने पक्का देखा होगा कि ऐसी केटल्स आपको मिली होंगी, नहीं तो नॉर्मली घर में भी मिल जाती हैं। तो ये काम कैसे करती हैं, इनके अंदर होता क्या है, कॉइल डला हुआ होता है। ये देखो हीटिंग एलिमेंट, ये यहाँ पे कॉइल डला हुआ होता है। ये इलेक्ट्रिकल क्या लेता है, एनर्जी लेता है एंड देन उसको हीट में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर या जो भी आजकल हम मैगी बना लेते हैं इसके अंदर, तो ये चीजें बन जाती हैं। देखो ऐसा कॉइल है इसके अंदर, ये देखो ये पूरा हाउ इलेक्ट्रिक केटल वर्क्स। तो यहाँ पे जो कॉइल है प्रॉपरली इस कॉइल की वजह से ही इलेक्ट्रिक केटल हमारी वर्क करती है। थर्डली जो है इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स। ऐसे टोस्टर्स देखें, वैसे तो मूवीज में देखे होंगे, हमारे घर में नॉर्मल तवे पे हम सब चीजें सेक लेते हैं, पर पहले भी होते थे और अभी भी होते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं टोस्टर्स। तो इनमें क्या होता है, वायर डली हुई होती है। तो वायर होती है, इसको आप टाइटली मेटेलिक स्विच की वजह से आप चेक कर सकते हैं कितनी देर के लिए रखने का है और कितनी देर रखना है। अब ये निक्रोम वायर क्या है, ये देखो ये पतली पतली वायर दिख रही है, ठीक है, निक्रोम वायर्स हैं, देखो लेबल्ड भी हैं। और स्प्रिंग लोडेड पॉपअप ट्रे, कि जैसे ही ज्यादा गर्म हो जाता है, एक लिमिट हो जाती है, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग इस चीज को ऊपर निकाल देती है हमारे टोस्ट को। तो ये यहाँ पे भी यूज हो रहा है। फाइनली वाटर हीटर्स, घर के अंदर गीजर होगा, सर्दी का मौसम आने वाला है, नहीं तो ऐसी इलेक्ट्रिकल रॉड्स जो होती हैं हम मेनली यूटिलाइज करते हैं। नहीं तो इलेक्ट्रिकल गीजर्स आजकल सबके घर में होते हैं, क्या होता है पानी डला हुआ रहता है उसके अंदर थोड़ा सा, और ऐसी ही जो इलेक्ट्रिकल रॉड मैंने यहाँ पे दिखाई, ऐसे ही निक्रोम की रॉड यहाँ पे यूटिलाइज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है और क्या करती है,
अपने आप को हीट अप कर लेती है। हीट की वजह से आसपास का जो पानी होता है वो खुद को गर्म करता है, और जब भी आप टैप या शावर जो भी यूज करते हैं उसके अंदर से गर्म पानी आता है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ होता है एंड ऑफ द लेक्चर। बेसिकली बच्चों अब लास्ट टॉपिक जो कि डिसएडवांटेजेस ऑफ द हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट है। लास्टली क्या होता है, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज थस वेस्टेड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ जनरेशन स्टेशन टू आवर होम्स। मेनली जो ट्रांजिस्टर्स रहते हैं या घर के आसपास ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, वहां से हमारे घर तक आते आते एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है ड्यू टू द वायर्स या रेजिस्टेंस। हर मेटल का एक रेजिस्टेंस था, जैसा मैंने आपको समझाया था, तो वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। Sometimes the heat produced in the device is so much that it can damage the device unless proper cooling arrangements are made. कभी कभी आपका लैपटॉप या फोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और आपके उसके स्क्रीन के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर एक वार्निंग आ जाती है कि प्लीज़ कूल डाउन द टेम्परेचर, टेक इट टू अ कूल प्लेस। क्योंकि आपका फ़ोन के कुछ कभी कभी एक्सेसिव ऑफ गर्म होने की वजह से उसके कैमराज या दूसरी चीज़ों पे इफेक्ट आता है, वो डैमेज कर सकता है और वो वर्क नहीं करता उस टाइम पे जब वो एक्सेस हीट अप होता है। To dissipate the heat produced in a TV set, monitor, etc., their cabinets have grills for the air to pass. एक तरीके से हमने वहाँ पे वेंटिलेशन की वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रखा है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिसिपेट हो जाती है, डिसिपेट होते हुए निकल जाती है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हम जानते ही हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हायर कंसंट्रेशन में अगर टीवी के किसी पीछे वाले एलिमेंट में प्रेजेंट है तो आसपास जो एयर है उसको वो डिसिपेट कर देगा, दे देगा। Certain components of a computer gets hot that they have fans to cool them. तो हम प्रोसेसर्स को यूज करते हैं, उसमें फैंस होते हैं। लैपटॉप्स को यूज करते हैं, उसके अंदर प्रोसेसर होते हैं, उसमें फैंस होते हैं। इवन आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, इट इज लिक्विड कूलेंट। हमारे लैपटॉप, हमारे फोन्स के अंदर लिक्विड कूलेंट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो डू चेक इट आउट। और उस वजह से हमें बचे रहते हैं, हमारे डिवाइसेस बचे रहते हैं। नहीं तो देखें ना, फोन ब्लास्ट भी होते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट। तो यहाँ पे आते आते हमारा चैप्टर एंड हो जाता है बच्चों, और सारा का सारा होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लेक्चर के साथ मजा आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो रिलेटेड रहेगा इसी चैप्टर के साथ। तो जुड़े रहें मोशन फाउंडेशन के चैनल से, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।